नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। 20 मिनट में 20 खबर में आपका स्वागत है। 20 मिनट में 20 खबर में देश दुनिया की 20 ऐसी खबरें आपको बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में हैं बल्कि दिलचस्प और अहम भी हैं। तो शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबर इस वक्त अहम है। तेल में आग लगी और सैकड़ा पार कर गया, आम जन की जेब जली तो राज्य सरकार ने राहत का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को भी हमारी सरकार की तरह एक्साइज ड्यूटी कम करते हुए आम जन को राहत देनी चाहिए। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने देर रात पेट्रोल डीजल से वैट घटाते हुए आम जन को राहत दी है। वित्त विभाग ने पेट्रोल और डीजल से 2% वैट कम करने के आदेश जारी कर दिए हैं, जिससे जयपुर में पेट्रोल 1 रुपया 37 पैसे और डीजल 1 रुपया 33 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया। वैट कम होने से राज्य सरकार के राजस्व में करीब सालाना 1000 करोड़ की कमी आएगी। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की पहली साधारण सभा की बैठक जोरदार हंगामे के बीच संपन्न हुई। ये बैठक मेयर सौम्या गुर्जर की अध्यक्षता में करीब 8 घंटे तक चली। इस बैठक में कुल 9 प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में सबसे पहले दिवंगतों को श्रद्धांजलि दी गई। शोरगुल के बीच ही 2 मिनट का मौन रखा गया। दोनों तरफ से जमकर जयकारे लगाए गए। जय श्री राम, वंदे मातरम, खालिस्तान मुर्दाबाद जैसे नारे लगे। करीब 15 मिनट तक दोनों दलों के पार्षदों के बीच घमासान भी हुआ। बाद में जब मेयर वापस सदन में आई तब जाकर दोनों पक्ष शांत हुए। महापौर ने पहले प्रस्ताव के तहत निगम का 2021-22 का 821.60 करोड़ का बजट पेश किया। इस दौरान ग्रेटर नगर निगम में प्रस्ताव पारित कर 21 समितियों का गठन कर दिया गया। बैठक में हुडको से 500 करोड़ का लोन लेने समेत कुल 9 प्रस्ताव पारित किए गए हैं। हंगामे के बीच पार्षदों को लैपटॉप देने, वेतन भत्ता बढ़ाने और 2 अकुशल कर्मचारी देने का प्रस्ताव भी मिनटों में पारित किया गया। पूरे निर्देशन के साथ में, सहयोग के साथ में सब मिल करके और बोर्ड को बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। जिस हिसाब से नाम ग्रेटर है उसी हिसाब से इस बोर्ड को ग्रेट बनाएंगे। समितियां बनानी थी हमें और हमारी कार्यावधि के अंदर बनानी थी और सबसे पहले हमने बोर्ड मीटिंग के अंदर समितियों की घोषणा करी। हमने पारदर्शिता के साथ में पूर्ण रूप से हमने घोषणा करी। इसकी कांग्रेसियों को बोलने का मौका कम दिया जा रहा था और जब उनको बोलने का मौका आया तो माइक बंद कर दिया गया। इस तरीके की जो रवैया ये नहीं करना चाहिए। आपके पास में संख्या बल ज्यादा है पर इसका मतलब नहीं कि आप विपक्ष को दबाकर अपनी आवाज उठाकर अनुमोदन करा के कुछ भी पास करा लेंगे। 90 निकायों का रण खत्म हो चुका है। अब निकाय के रिजल्ट का इंतजार है, लेकिन रिजल्ट से पहले खरीद फरोख्त के डर से बाड़ेबंदी का खेल एक बार फिर शुरू हो गया है। प्रत्याशियों को ट्रेनिंग देने के नाम पर रिजॉर्ट और होटल में तब तक रखा जाएगा जब तक चुनाव के नतीजे सामने नहीं आ जाते हैं। भीलवाड़ा में भी नगर परिषद चुनाव के समापन के साथ ही बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने पार्षद उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है। बीजेपी अपने पार्षद उम्मीदवारों को एक निजी होटल में इकट्ठा करने के लिए बस से भीलवाड़ा से बाहर लेकर गई है। इस दौरान उनके साथ विधायक बिट्टल शंकर अवस्थी और बीजेपी जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली भी मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस ने भी अपने पार्षद उम्मीदवारों की बाड़ेबंदी शुरू कर दी है, जिससे कि सभापति चुनाव में कोई भी भीतरघात न हो सके। इस मौके पर बीजेपी जिला अध्यक्ष लादूलाल तेली ने कहा कि मतदान अच्छा हुआ है और हमें उम्मीद है कि हमारा नारा 62+ सीटों का पूरा होता नजर आ रहा है। हम नगर परिषद में इस बार बहुमत से बोर्ड बनाएंगे। कोरोना के खिलाफ कितना कारगर है वैक्सीन? टीकाकरण के बाद अब इस पर भी रिसर्च शुरू होने वाली है। क्या वैक्सीनेशन के बाद लाभार्थियों में एंटीबॉडीज बन रहे हैं और बन रहे हैं तो कितनी मात्रा में बन रहे हैं? इसी को लेकर जयपुर के एसएमएस मेडिकल कॉलेज में कोरोना वैक्सीन ले चुके लाभार्थियों में एंटीबॉडीज को लेकर रिसर्च शुरू होने जा रही है। इसके पहले चरण में एंटीबॉडी डेवलपमेंट के बारे में टेस्ट होगा तो दूसरे चरण में एंटीबॉडी के वेरिएशन के ट्रेंड के बारे में पता लगाया जाएगा। आपको बता दें कि अब तक मरुद्रा में 2 लाख से ज्यादा हेल्थ वर्कर्स को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीनेशन का इतना बड़ा अभियान अपने यहाँ चल रहा है तो उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है एंटीबॉडी बनाना
कि किसी भी पर्सन में जिसमें वैक्सीनेशन हो उसमें एंटीबॉडीज़ बन जाएं। अब एंटीबॉडी बन रही हैं या नहीं बन रही हैं ये भी हम देखना चाहते हैं। इसके लिए ये क्वांटिटेटिव टेस्ट हम लोगों ने शुरू करा है यहाँ पे। अब राजस्थान में जहरीले जाम का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। अब एक बार फिर भीलवाड़ा में 4 लोग जहरीली शराब का शिकार हो गए। यहाँ पर मंडलगढ़ थाना क्षेत्र के सारण का खेड़ा गांव में जहरीली शराब से 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 5 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। सभी लोगों का महात्मा गांधी चिकित्सालय में इलाज जारी है। इससे पहले भीलवाड़ा में 6 मई 2004 को 7 लोगों की शराब पीने से मौत हुई थी। इसके बाद भीलवाड़ा में ही 18 नवंबर 2008 को 4 लोगों की शराब पीने से जान चली गई थी। आपको बता दें कि 14 जनवरी को भरतपुर में 8 लोगों की शराब से मौत के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहल पर शराब पर शिकंजा के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ऐसे में भीलवाड़ा में शराब से 4 लोगों की मौत के बाद इस अभियान पर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि ऑपरेशन शराब के तहत आबकारी विभाग और पुलिस की टीम जगह जगह छापेमारी कर शराब पर शिकंजा कसने में जुटी हुई है। आखिरकार मोस्ट वांटेड पपला गुर्जर पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। 1.5 महीने बाद राजस्थान पुलिस ने महाराष्ट्र के कोल्हापुर से पपला गुर्जर को गिरफ्तार कर लिया है। 5 लाख का इनामी मोस्ट वांटेड पपला 1.5 साल बाद आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। पुलिस ने पपला को महाराष्ट्र के कोल्हापुर से धर दबोचा। पपला ने भागने की भी कोशिश की और तीसरी मंजिल से वो कूदकर भागने का प्रयास भी किया। हालांकि इस दौरान ईआरटी के जवानों ने उसे दबोच लिया। हालांकि उसके पैर में फ्रैक्चर भी हुआ है। सलाखों से भागे पपला को राजस्थान पुलिस ने एक चैलेंज की तरह लिया और उसे वापस सलाखों में धकेल दिया। भाई देखो ऐसा है, चुनौती इसने दे रखी थी राजस्थान पुलिस को और पिछले 1.5 साल से राजस्थान पुलिस का हर जवान हर अधिकारी कोशिश कर रहा था इसको पकड़ने की। सभी ने प्रयास किए। धीरे धीरे जो है सूचनाएं जो संकलित होती गई, हम लोगों ने उसको एक तरीके से पूरा कर दिया। लेकिन पपला को पकड़ना इतना आसान नहीं था। ऑपरेशन के दौरान उसने भागने की भी कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उसके हर मंसूबों को नाकाम कर दिया। ऑपरेशन आसान इतने बड़े अपराधी का कभी नहीं रहता है, ठीक है। हर ऑपरेशन ऐसे अपराधियों के लिए टफ होते हैं, लेकिन हमारे कमांडोज ने बहुत ही अच्छी तरीके से उसको निभाया है और पकड़ के लेके आ गए आपके सामने। मोस्ट वांटेड पपला को गिरफ्तार करने के बाद राजस्थान पुलिस को एक और बड़ी कामयाबी मिली है। यही वो कुख्यात हिस्ट्री शीटर है जिस पर 1 लाख का इनाम था। पुलिस ने कोटा के दरा से असलम उर्फ चिंटू को गिरफ्तार कर लिया है। कोटा पुलिस को 5 से ज्यादा राज्यों में दबिश देने के बाद कुख्यात अपराधी को पकड़ने में कामयाबी मिली है। हत्या के मामले में सजा के दौरान सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत के बाद अपराध की दुनिया में वापस सक्रिय होने वाले शातिर बदमाश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने 21 दिन में गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए थे। कोटा रेंज के आईजी रविदत्त गौड़, एसपी विकास पाठक ने असलम चिंटू की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधिकारियों की 6 टीमों को नियुक्त किया था, जो अलग अलग स्तर पर अपना काम कर रही थी। जिसके बाद से कोटा पुलिस चिंटू की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही थी, लेकिन शातिर अपराधी अपनी लोकेशन लगातार बदल रहा था। असलम के कई साथियों को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था, लेकिन सफलता नहीं मिली थी। पकड़े गए शातिर अपराधी असलम उर्फ चिंटू के खिलाफ कोटा के विभिन्न थानों में करीब 1 दर्जन केस दर्ज हैं, जिसमें से आधा दर्जन मामले कोर्ट में विचाराधीन हैं। न खाकी का डर, न पकड़े जाने का खौफ, ये बदमाश बेफिक्र होकर इस एटीएम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये सीसीटीवी चित्तौड़गढ़ का है। यहाँ दुर्ग मार्ग स्थित पंजाब नेशनल बैंक और एटीएम को नकाबपोश बदमाशों ने लूटने का प्रयास किया। इन नकाबपोश बदमाशों ने पहले बैंक के बाहर लगे एटीएम के ताले तोड़े और फिर एटीएम को तोड़ने का लगातार प्रयास करते रहे, लेकिन काफी मशक्कत के बाद ये बदमाश एटीएम को तोड़ नहीं पाए, नहीं तो एटीएम से लाखों का कैश ले जाते। सुबह मौके से निकल रहे लोगों की नजर एटीएम पर पड़ी तो पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसमें ये शातिर बदमाश बैंकों के आसपास की 2 दुकानों के भी ताले तोड़ते नजर आए। उसका शटर का ताला तोड़ा है, शटर नहीं टूटा है।
दिख रहे हैं सीसीटीवी में? सीसीटीवी में अलग अलग दिख रहे हैं, किसी में 2 व्यक्ति दिख रहे हैं, किसी में 4 दिख रहे हैं। अभी प्रयास किया जा रहा है। पहले फेसबुक पर हुई दोस्ती, फिर व्हाट्सएप पर प्यार परवान चढ़ा। इसके बाद प्यार पाने के लिए कई राज्यों की सीमा लांघ गया एक प्रेमी और पहुंच गया दौसा से उड़ीसा। लेकिन प्रेमी सुरेंद्र को एक नाबालिग से प्यार महंगा पड़ गया और अब वो ओडिशा पुलिस की पकड़ में है। दौसा की बावड़ीपाड़ा निवासी सुरेंद्र मेहरा ने फेसबुक के जरिए एक लड़की को फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट भेजी, जो लड़की ने एक्सेप्ट कर ली। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे के मोबाइल नंबर ले लिए और फिर वीडियो कॉलिंग और व्हाट्सएप चैटिंग का दौर शुरू हो गया। दोनों ने सोशल मीडिया पर ही एक दूसरे के साथ रहने और जीने मरने की कस्में खाईं। नए साल के मौके पर प्रेमिका के बुलाने पर प्रेमी फ्लाइट से ओडिशा के बालेश्वर पहुंचा और फिर अपनी प्रेमिका को लेकर वापस दौसा आ गया और उसे अपने साथ अपने घर में रखने लगा। उधर अपनी नाबालिग लड़की के गायब होने पर परिजनों ने पुलिस में किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद बालेश्वर पुलिस एक्शन में आई। लड़की का मोबाइल ट्रेस किया और दौसा पुलिस की मदद से नाबालिग लड़की को दस्तयाब कर लिया और प्रेमी सुरेंद्र मेहरा को गिरफ्तार कर लिया। हम फेसबुक पे मिले, फिर दोस्त बने, धीरे धीरे बातचीत स्टार्ट हुई, फिर ऐसा फिर नंबर एक्सचेंज हुए, फिर व्हाट्सएप पे बात, वीडियो कॉलिंग पे बात, ऐसा सब कुछ हुआ। दौसा शहर के अंदर उड़ीसा पुलिस से एक टीम आई थी। वहाँ से कोई एक लड़की के फेसबुक पे दोस्ती करके दौसा का निवासी उस नाबालिग लड़की को लेकर के आ गया था। इसके पोजीशन से लड़की बरामद की है और उस व्यक्ति को भी डिटेन किया है। वहाँ की पुलिस अग्रिम कार्रवाई। दौसा के लालसोट क्षेत्र में अवैध रूप से प्रतिमा लगाना प्रशासन के लिए परेशानी का सबब बन गया है। यहाँ पर अज्ञात लोग अवैध रूप से रात के समय में सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिमाएं लगा देते हैं। हालांकि प्रतिमाएं लगने के बाद प्रशासन दल बल के साथ मौके पर भी पहुंचता है, लेकिन सामाजिक और राजनीतिक दबाव के चलते बिना कोई कार्रवाई किए वापस भी लौट जाता है। ताजा मामला लालसोट के इंदिराबाग ग्राम पंचायत का है। यहाँ पर चारागाह भूमि पर अज्ञात लोगों ने समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले की मूर्ति लगा दी। खबर के बाद प्रशासनिक अधिकारी और करीब आधा दर्जन थानों की पुलिस मौके पर भी पहुंची। इस दौरान मूर्ति के आसपास लगाई गई तारबंदी तो जेसीबी से हटा दी गई, लेकिन मूर्ति नहीं हटाई जा सकी। समाज विशेष के लोगों से बातचीत के बाद ही प्रशासन मामले में अगला कदम उठाने की बात कर रहा है। इससे पहले भी लालसोट क्षेत्र के रामगढ़ पचवारा में बिरसा मुंडा की प्रतिमा स्थापित कर दी गई थी। पर ये जो तारबंदी और फेंसिंग की गई थी, इसकी शिकायत मिली थी हमें और यहाँ ये मूर्ति भी लगाई गई है और चारागाह और पर ये जो फेंसिंग और तारबंदी इसको हमने हटवा दी है। और मूर्ति के संबंध में जो समाज विशेष के लोग हैं उनको हम बुला के एक बार वार्ता करेंगे उनसे, और वार्ता के बाद में क्योंकि इनका ये समाज के लोगों का कहना था कि आवंटन की प्रक्रिया विचाराधीन है, तो हम दोनों मुद्दों पर बातचीत करेंगे। अगर ऐसा कुछ प्रक्रिया में है तो उसको देख के आवंटन का कार्य होगा, अगर नहीं है तो फिर हम इसको हटाने के लिए आगामी जो भी होगा समाज के लोगों के साथ बैठ के चर्चा करके निर्णय लेंगे। हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं, बस बेटी को मौका चाहिए आगे पढ़ने का और आगे बढ़ने का। इसी संदेश के साथ कोटा में एक नई पहल की गई है। यहाँ पर एक सामाजिक संस्था की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का आगाज किया गया है। इसी अभियान के तहत आदर्श नगर बंजारा कॉलोनी में 1 दर्जन बालिकाओं और उनकी माताओं का सम्मान किया गया। संस्था की इस पहल से राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रेतवाली आदर्श नगर बंजारा कॉलोनी में बालिकाओं के साथ साथ उनके परिजनों ने खुशी जताई है। नई पहल संस्था के अध्यक्ष लोकेश के मुताबिक संस्था की ओर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत शहर के कई इलाकों में जाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा, ताकि सभी लोग बेटियों को अच्छे से अच्छा पढ़ाएं, जिससे वो आगे बढ़ सके, अपने सपनों को साकार कर सकें और समाज में बेटी होकर भी मिसाल कायम कर सकें। तो 20 मिनट 20 खबर में अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। कोरोना संकट के बीच संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया। राष्ट्रपति के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करने के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई।
हालांकि कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार किया। इससे पहले पीएम मोदी ने कहा कि संसद का सत्र इस बार उत्तम होगा, इसका उन्हें पूरा विश्वास है। ये दशक बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसलिए प्रारंभ से ही आजादी के दीवानों ने जो सपने देखे थे, उन सपनों को, उन संकल्पों को तेज गति से सिद्ध करने का ये स्वर्णिम अवसर अब देश के पास आया है। इस दशक का भरपूर उपयोग हो और इसलिए इस सत्र में इस पूरे दशक को ध्यान में रखते हुए चर्चाएं हो। बता दें कि संसद के बजट सत्र का पहला हिस्सा 15 फरवरी को समाप्त होगा। दूसरा हिस्सा 8 मार्च से शुरू होकर 8 अप्रैल तक चलेगा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ ही शुक्रवार को संसद का बजट सत्र शुरू हो गया। इस दौरान राष्ट्रपति ने अभिभाषण में केंद्र सरकार के कामकाज का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि संसद का ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने सभी लक्ष्यों को पूरा किया है। राष्ट्रपति ने कोरोना संकट के दौरान किए गए कामों के लिए सरकार और देश के लोगों की सराहना भी की। उन्होंने कहा कि विपरीत परिस्थितियों में देश के लोगों ने साहस दिखाया और आपदा का सामना किया। आज संसद के आप सभी सदस्य हर भारतवासी के इस संदेश और इस विश्वास के साथ यहाँ उपस्थित हैं कि चुनौती कितनी ही बड़ी क्यों न हो, ना हम रुकेंगे और ना भारत रुकेगा। भारत जब जब एकजुट हुआ है तब तब उसने असंभव से लगने वाले लक्ष्यों को प्राप्त किया है। ऐसी ही एकजुटता और पूज्य बापू की प्रेरणा ने हमें सैकड़ों वर्षों की गुलामी से आज़ादी दिलाई थी। इसी भावना को अभिव्यक्त करते हुए राष्ट्र प्रेम से ओतप्रोत कवि असम केसरी अंबिका गिरी राय चौधरी ने कहा था, ओम तत्सत भारत महात ऐक चेतोनाथ एक ध्यानोत ऐक साधोनाथ ऐक आवेगोत ऐक होइसा ऐक होइसा। भीड़ का गुस्सा फूट रहा है। इस युवक पर हर कोई हाथ साफ कर रहा है। आप सोच रहे होंगे आखिर इस युवक को ऐसे क्यों पीटा जा रहा है, तो सुनिए। तस्वीरें ओडिशा के बैरमपुर की हैं। पीट रहे इस युवक और इसके अन्य साथियों ने एक नाबालिग लड़की को पहले घर से अगवा किया और फिर सुनसान जगह ले जाकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की। लेकिन जब लड़की ने विरोध किया तो उसे मारने की कोशिश की गई। पीड़ित के छोटे भाई ने लोगों को अपनी बहन को बचाने के लिए बुलाया, जिसके बाद आरोपियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने इन्हें पकड़ लिया और फिर जमकर पीटा। इसके बाद आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। उधर पीड़ित लड़की की हालत अभी अस्पताल में गंभीर बनी हुई है। सड़क पर ये कार धू धू कर जल रही है। चलते चलते ये कार बर्निंग कार में तब्दील हो गई। आग से जल रही इस कार की तस्वीरें महाराष्ट्र के पुणे से आई हैं। यहाँ जैसे ही इस कार में आग लगी, सड़क पर वाहनों की रफ्तार थम गई। बताया जा रहा है कि पहले एक चिंगारी उठी और फिर इस कार में आग लग गई। थोड़ी ही देर में ये कार आग के गोले में तब्दील हो गई और कार से शोले उठने लगे। हालांकि राहत की बात ये रही कि समय रहते कार सवार उससे बाहर निकल आया और एक बड़ा हादसा होने से टल गया। इस दौरान लोगों ने कार की आग को बुझाने की कोशिश भी की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए। वहीं कई लोग इस जलती कार का वीडियो भी बनाते नजर आए। आग की खबर लगने के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू भी पा लिया, लेकिन तब तक आग ने अपना काम कर दिया और कार पूरी तरह से जल गई। कार में आग कैसे लगी, फिलहाल इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन आग की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। अगर आप रेलवे से ट्रैवल कर रहे हैं और अपने भारी लगेज से परेशान हैं,
तो अब आपकी ये तकलीफ दूर होने जा रही है। भारतीय रेलवे ने अब आपके घर से सामान लेकर आपकी रिजर्व सीट तक या आपकी मंजिल तक पहुंचाने की सेवा शुरू की है। ये ऑनलाइन सेवा है जो आपके मोबाइल पर आसानी से उपलब्ध होगी। आपका सामान ही नहीं, आप पार्सल भी इस सेवा से भेज सकेंगे। भारतीय रेलवे की ओर से अहमदाबाद डिवीजन में इस सेवा का सबसे पहले पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। आपको बस अपने मोबाइल पर www.bookbaggage.com पर रजिस्टर करना है या बुक बैगेज ऐप डाउनलोड करना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको रिजर्व्ड कोच और सामान की जानकारी डालनी होगी। ट्रेन छूटने के 4 से 5 घंटे पहले आपके घर से सामान को ले जाया जाएगा और आपकी सीट तक उसे पहुंचा दिया जाएगा। इस दौरान आप अपने सामान को ऑनलाइन ट्रैक भी कर सकेंगे। तो वो एक अच्छी चीज़ है एज ए पैसेंजर, क्योंकि अगर हमें घर से यहाँ पे सामान लेने आने की एक वो दिक्कत नहीं रहेगी कि सामान कैसे लेके जाए, हमारे कोच तक आ जाएगा, तो वो कूली की भी झंझट नहीं रहेगी कि कूली को ढूंढो। पैसेंजर अपना घर से लगेज और पार्सल जो है वो बुक करा सकता है, और अगर वो चाहे तो गंतव्य स्टेशन पर भी ये सुविधा उनसे मिलेगी, तो ट्रेन से उसका सामान उतार कर उसके निर्धारित घर तक पहुँचाया जा सके। श्री मीनाक्षी सुंदरेश्वरी की सुंदर झांकी निकाली जा रही है, जिसे देखने के लिए भारी संख्या में भक्तों का हुजूम उमड़ा है। श्रद्धा से भरी ये तस्वीरें मदुरई की हैं, जहां पर धूमधाम से फ्लोटिंग फेस्टिवल मनाया गया। इस दौरान पानी के ऊपर बने देवी के मंदिर को 2 रस्सियों से चारों तरफ खींचा गया। किनारे पर खड़े सैकड़ों श्रद्धालुओं ने रस्सी को पकड़ा और मंदिर को अपनी तरफ खींचा। इस दौरान भीड़ को काबू करने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। तालाब के किनारे खड़े लोग इस नज़ारे को अपने कैमरे में भी कैद करते नजर आए। जैसे ही यहाँ नदी से देवी वाले इस तालाब में पानी छोड़ा जाता है, इस फेस्टिवल का आगाज हो जाता है। आपको बता दें कि हर साल जनवरी फरवरी के महीने में यहाँ फ्लोटिंग फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें हर साल भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर निकाली गई झांकियों में उत्तर प्रदेश की झांकी को पहला स्थान मिला। यूपी की झांकी में अयोध्या में बनने वाले राम मंदिर के मॉडल को दर्शाया गया था, जिसका 26 जनवरी की परेड में लोगों ने जोरदार स्वागत किया। राम मंदिर की थीम पर बनाई गई इस झांकी ने परेड में शामिल बाकी सभी झांकियों से बाजी मार ली। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने यूपी की झांकी को पहला पुरस्कार देकर सम्मानित किया। 26 जनवरी को पहला मौका था जब राजपथ पर राम मंदिर की झांकी निकाली गई। राम मंदिर के अलावा उस झांकी में उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत को दिखाने की कोशिश भी की गई थी। सामाजिक समरसता, सांस्कृतिक विरासत को दिखाने के लिए उत्तर प्रदेश की झांकी को पहले स्थान के लिए चुना गया। राम मंदिर की झांकी को पहला स्थान मिलने की खुशी में योगी आदित्यनाथ ने इस झांकी को पूरे यूपी में दिखाने का फैसला किया। यूपी की झांकी के अलावा दूसरा स्थान त्रिपुरा की झांकी को मिला, जो आत्मनिर्भर भारत की थीम पर बनाई गई। वहीं तीसरे स्थान पर उत्तराखंड की झांकी रही, जिसमें केदारनाथ मंदिर के मॉडल को दिखाया गया। चलिए अब देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। मध्य अफ्रीकी देश कैमरून से परेशान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने बस को टक्कर मार दी, जिसमें 53 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। भिड़ंत होते ही तेल से लदे उस ट्रक और बस दोनों में ही आग लग गई, और जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह हादसा कितना भीषण था। सड़क पर गिरे ट्रक और बस दोनों से तेज लपटें उठती दिखी। ट्रक पलटने के बाद उससे निकला तेल सड़क पर बहने लगा और उसने भी आग पकड़ ली। बताया गया कि आग की चपेट में आकर बस में सवार 53 लोग जिंदा जल गए। हादसे के बाद दोनों गाड़ियां काफी देर तक जलती रहीं और उनका मलबा सड़क पर ही बिखरा रहा। बाद में फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई और मलबा हटाकर सड़क को साफ करवाया। इस हादसे में 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। सौभाग्य की बात यह कि बीमारी की वजह से मौत का खतरा हो तो उसका इलाज तो हो सकता है, लेकिन रफ्तार की जानलेवा सनक का इलाज पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं। हर देश में ऐसे सिरफिरों की भरमार है जो गाड़ी चलाते समय लापरवाही की सारी हदें लांघ जाते हैं। जाने ऐसी कौन सी जल्दी रहती है कि मौत का डर भी मिट जाता है। अफ्रीकी देशों का हाल और भी बुरा। सड़कों पर यमदूत बनकर गाड़ी दौड़ाने वाले सबसे ज्यादा जाहिल ड्राइवर अफ्रीकी देशों में ही, जिनमें कैमरून भी शामिल है। दिक्कत यह है कि ऐसे ड्राइवर अपनी गलती मानने को भी तैयार नहीं होते।
वो हादसों के लिए खराब सड़कों, दूसरे ड्राइवरों पर दोष मढ़ देते हैं। खैर, ये बीमारी तो हम लोगों को भी है, हम भी कहां अपनी गलती मानते हैं। इंडोनेशिया के जावा में एक ज्वालामुखी के फटने की वजह से सैकड़ों लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए। माउंट मरापी नाम का यह ज्वालामुखी दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में एक है, जो एक बार फिर फट गया। पहाड़ की चोटी से पहले तो राख और धुएं का गुबार उठता दिखा, लेकिन जल्द ही वहां धमाके होने लगे और गर्म लावा ज्वालामुखी से निकलकर नीचे की तरफ बहने लगा। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि इसे कई किलोमीटर दूर से भी सुना जा सकता था। ज्वालामुखी से निकली राख और धुएं के बादल ने पहाड़ के बड़े हिस्से को ढक लिया। बाद में ये नदी की तरह नीचे बहने लगे। ज्वालामुखी का ये रूप देख आसपास रहने वाले लोग सहम गए। लोगों को आनन फानन में वहां से हटाकर सुरक्षित ठिकानों की तरफ भेजा गया। इस दौरान पुलिस और राहत बचाव की कई टीमों को वहां तैनात किया गया ताकि कोई अनहोनी होने पर लोगों की फौरन मदद की जा सके। इंडोनेशिया में मरापी का मतलब होता है आग का पहाड़। हजारों साल से ये पहाड़ लावा और राख का गुबार उगल रहा है, जो हर 5 से 10 साल में विनाशकारी हो जाता है। ये दुनिया के उन 16 सक्रिय ज्वालामुखियों में भी शामिल है जिनका रहस्य सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने पहल की। दुनिया भर के वैज्ञानिक सिर खपा रहे हैं कि ये ज्वालामुखी कब तक और कितने बड़े पैमाने पर तबाही मचा सकते हैं। किसी के पल्ले कुछ पड़ा नहीं है। इंडोनेशिया के लोग हर साल इस ज्वालामुखी की पूजा करते हैं, चढ़ावा भी चढ़ाते हैं कि तबाही ना फैले। इससे लोगों का मन तो शांत हो जाता है, लेकिन ये ज्वालामुखी शांत होने का नाम नहीं ले रहा। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।